हिमालय की गोदी में बसा नेपाल एक ऐसा देश है जिसको कि बहुत ही शांति पसंद देश माना जाता है। पर साल 2001 में यहाँ एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था, क्योंकि उस हत्याकांड में पूरा नेपाल शाही परिवार खत्म हो गया था। इस हत्याकांड को दरबार हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है और कहते हैं कि अगर ये कत्लेआम नहीं हुआ होता तो शायद नेपाल में आज भी लोकतंत्र की बजाय राजा का ही शासन होता। इस कहानी में लोगों का गुस्सा है, उनका प्यार है, सत्ता की लड़ाई है, नफरत है, रिश्तों के पेचोखम है, षड्यंत्र है, एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी है और यहाँ तक कि एक सदियों पुराना श्राप भी है। तो चलिए अब मैं आपको उस रात की कहानी सुनाता हूँ जो रात नेपाल के लोगों के लिए एक बुरे सपने की तरह थी। कहानी शुरू होती है साल 2001 के नेपाल से और उस वक्त का नेपाल आज के नेपाल से बिल्कुल अलग था, क्योंकि साल 2001 में नेपाल में राजशाही हुआ करती थी। हालांकि पूरी तरह से राजशाही नहीं थी, क्योंकि उस वक्त नेपाल में राजशाही के अलावा संविधान और संसद भी मौजूद थे, पर फिर भी सबसे बड़ा शासक और सबसे ज्यादा शक्तियां राजा के पास ही थी। साल 2001 में जब यह हत्याकांड हुआ तो उस वक्त नेपाल के जो राजा थे उनका नाम था राजा बीरेंद्र बीर विक्रम शाह। राजा बीरेंद्र अपनी पत्नी रानी ऐश्वर्या, अपने बड़े बेटे युवराज दीपेंद्र बीर विक्रम शाह जो कि नेपाल के क्राउन प्रिंस भी थे, यानी कि अगले होने वाले राजा, और अपने छोटे बेटे राजकुमार निराजन बीर विक्रम शाह के साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूद अपने शाही महल नारायणहिटी दरबार में रहते थे। विक्रम संवत 2058 ज्येष्ठ 19 यानी 1 जून 2001 की रात इस नारायणहिटी महल के त्रिभुवन सदन में एक डिनर पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में राजा बीरेंद्र के परिवार और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर कुल 22 शाही मेहमान मौजूद थे, और क्योंकि ये एक शाही लोगों की प्राइवेट पार्टी थी इसलिए उसमें शाही मेहमानों के अलावा किसी भी बाहर के इंसान को आने की मनाही थी। यहाँ तक कि महल के जो सुरक्षाकर्मी और राजा के बॉडीगार्ड थे उन्हें भी जिस जगह पार्टी होती थी वहां रुकने की इजाजत नहीं थी। रात करीब 8:50 पर अचानक महल के अंदर जिस त्रिभुवन सदन में ये पार्टी चल रही थी वहां से पहली गोली चलने की आवाज आती है। वहां से कुछ दूरी पर महल के जो सुरक्षाकर्मी और राजा के जो बॉडीगार्ड्स थे, पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इतने में उन्हें फिर से गोली चलने की आवाज आती और इस बार गोली चलने की आवाज लगातार आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन गन चला रहा हो। इसके बाद महल के सभी सुरक्षाकर्मी त्रिभुवन सदन की तरफ भागते हैं और इस बीच लगातार फायरिंग की आवाज आ रही थी। तकरीबन 5 से 7 मिनट की लगातार फायरिंग के बाद रात 8:57 पर 2 सिंगल शॉट पिस्तौल की फायरिंग होती है और फिर यह फायरिंग का सिलसिला बंद हो जाता है। इसी बीच महल के सभी सुरक्षाकर्मी और बॉडीगार्ड त्रिभुवन सदन में पहुंचते हैं, मगर वो जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे कमरे में खून ही खून बिखरा पड़ा था। त्रिभुवन सदन के बिलियर्ड्स रूम में जहां पार्टी हो रही थी उसके फर्श पर 11 लोग खून में लिपटे पड़े थे और उन 11 लोगों में से एक नेपाल नरेश राजा बीरेंद्र भी थे। उसके बाद जब सुरक्षाकर्मी बाहर गार्डन की तरफ गए तो उन्हें वहां से 3 और घायल लोग मिले। उन तीनों में से एक रानी ऐश्वर्या थी, एक युवराज दीपेंद्र थे और एक राजकुमार निराजन थे। उसके बाद आनन फानन में सभी घायलों को उठाकर गाड़ी में रखा जाता है और वो लोग तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं। सबसे आगे राजा बीरेंद्र की गाड़ी चल रही थी, क्योंकि वो नेपाल के राजा थे और उन्हें बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। अच्छी बात यह थी कि कई गोलियां लगने के बावजूद अब भी उनके शरीर में हरकत हो रही थी। करीब 12 से 15 मिनट बाद राजा बीरेंद्र की गाड़ी नारायणहिटी दरबार से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर छावनी काठमांडू के एक आर्मी हॉस्पिटल में पहुंचती है और उनके पीछे एक एक कर बाकी की गाड़ियां भी पहुंचती है जिनमें दूसरे घायल थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर सबसे पहले राजा बीरेंद्र का इलाज शुरू करते हैं और किसी तरह उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, मगर अफसोस कि राजा बच नहीं पाते और हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ मिनटों बाद ही रात 9:15 पर दम तोड़ देते हैं। उस रात एक के पीछे एक कुल 14 लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे, जिनमें से कि राजा बीरेंद्र हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ मिनटों में ही दम तोड़ चुके थे। इसके अलावा 8 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचते ही ब्रॉड डेड घोषित कर दिया जाता है। उन 8 लोगों में राजा की पत्नी रानी ऐश्वर्या, उनका छोटा बेटा राजकुमार निराजन, उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी श्रुति, उनके सगे और सबसे छोटे भाई राजकुमार धीरेन्द्र, उनकी 2 सगी बहनें राजकुमारी शांति और राजकुमारी शारदा, उनके बहनोई और राजकुमारी शारदा के पति कुमार खड़का और उनकी चचेरी बहन राजकुमारी जयंती थी। बाकी के बचे 5 घायल लोगों का भी तुरंत इलाज शुरू किया जाता है, मगर उन 5 लोगों में से जो सबसे महत्वपूर्ण इंसान था और जिसकी जान की कीमत सबसे ज्यादा थी वो थे क्राउन प्रिंस
और राजा बीरेंद्र के बड़े बेटे युवराज दीपेंद्र। हालांकि बाकी के 4 घायल लोगों की जान भी उतनी ही कीमती थी जितनी कि युवराज दीपेंद्र की, मगर क्योंकि युवराज दीपेंद्र को नेपाल का अगला राजा बनना था और उनकी हालत भी बाकी के घायलों से ज़्यादा सीरियस थी, इसलिए उनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी था। युवराज दीपेंद्र के अलावा जो बाकी के 4 घायल लोग थे उनमें राजा बीरेंद्र की सगी और सबसे छोटी बहन राजकुमारी शोभा, उनकी बेटी श्रुति के पति कुमार गोरख, उनके छोटे भाई राजकुमार ज्ञानेंद्र की पत्नी राजकुमारी कोमल और उनकी चचेरी बहन केतकी चेस्टर थी। इन चारों घायलों के इलाज के बाद डॉक्टर ने इनको खतरे से बाहर करार दिया, मगर युवराज दीपेंद्र की हालत अब भी बहुत क्रिटिकल थी, क्योंकि वैसे तो उन्हें सिर्फ एक ही गोली लगी थी, मगर वो गोली सीधे उनके सर में लगी थी। एक 9 mm की गोली उनके उल्टे कान के पीछे से घुसकर सीधे कान के ऊपर से बाहर निकल गई थी, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे, इसलिए उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। इधर अब तक नेपाल की जनता को इस हत्याकांड के बारे में कोई खबर नहीं थी, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद नारायणहिटी महल के बाहर जाने वाली सभी कम्युनिकेशन लाइन को बंद कर दिया गया था। मगर फिर अगले दिन यानी 2 जून 2001 को इस घटना के करीब 14 घंटे बाद सुबह लगभग 11 बजे नेपाल रेडियो का कार्यक्रम रोककर यह ऐलान किया जाता है कि कल रात 9:15 पर राजा बीरेंद्र बीर बिक्रम शाह का देहांत हो गया और अब उनकी जगह नेपाल का अगला राजा दीपेंद्र बीर बिक्रम शाह को घोषित किया जाता है। इसके बाद बाकी के जिन जिन लोगों की मौत हुई उनके बारे में भी बताया गया। ये खबर सुनते ही नेपाल के लोग सन्न रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर एक रात में पूरा परिवार कैसे खत्म हो सकता है। पूरा नेपाल सदमे में चला गया था, क्योंकि वो सभी लोग राजा बीरेंद्र को बहुत प्यार करते थे। नेपाल के लोग उन्हें साक्षात भगवान विष्णु का अवतार मानते थे और वो भगवान अब उनसे छिन गया था। सभी लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नए राजा दीपेंद्र अब भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, इसलिए लोग उनकी सलामती के लिए भी दुआ कर रहे थे। इस हत्याकांड की खबर बहुत बड़ी थी, इसलिए देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। दुनिया भर से मीडिया के लोगों का नेपाल में जमावड़ा लग गया। शुरुआत में इस हत्याकांड को एक घटना बताया गया और कहा गया कि यह दुर्घटना ऑटोमेटिक हथियार के एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से हुई है, मगर नेपाल के लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उस वक्त के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने भी इसे एक दुर्घटना ही करार दिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उसके बाद फिर उसी दिन यानी 2 जून 2001 की शाम करीब 4 बजे राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और उनके बाकी के परिवार वालों की शव यात्रा शुरू हुई। ये शव यात्रा आर्मी हॉस्पिटल से शुरू होकर करीब 8 किलोमीटर दूर पशुपतिनाथ मंदिर तक चली। उस शव यात्रा को देखने और उसमें शामिल होने के लिए ऐसा लग रहा था मानो पूरा नेपाल सड़कों पर उतर आया हो। देश के लाखों लोगों ने राजा के सम्मान में अपने सर मुंडवा लिए थे और किसी भी नाई ने इस काम के लिए कोई पैसा नहीं लिया। शाम को बागमती नदी के किनारे आर्य घाट पर सभी शाही लोगों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इधर युवराज दीपेंद्र, जो कि अब नेपाल के नए राजा थे और जो अब भी कोमा में ही थे, उन्हें इसके बाद कभी होश आया ही नहीं और 2 दिन बाद 4 जून 2001 की सुबह लगभग 3:45 पर डॉक्टर ने युवराज दीपेंद्र को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। नेपाल के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब नेपाल के ऊपर 2 दिन तक एक ऐसे राजा ने शासन किया जो कि खुद होश में नहीं थे, और ये नेपाल के अब तक के किसी भी राजा का सबसे छोटा शासन भी था। खैर, इसके बाद युवराज दीपेंद्र का भी सभी रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अब क्योंकि राजा बीरेंद्र के परिवार का कोई भी शख्स इस घटना के बाद जिंदा बचा ही नहीं, इसलिए उनके बाद जो एकमात्र शख्स राजा की गद्दी का हकदार था वो थे उनके छोटे भाई राजकुमार ज्ञानेंद्र बीर बिक्रम शाह। इसलिए उसी दिन यानी 4 जून 2001 को राजकुमार ज्ञानेंद्र को नेपाल का नया राजा बनाया गया और वो पिछले 3 दिनों में नेपाल के तीसरे राजा बने। मगर राजा ज्ञानेंद्र के सत्ता संभालते ही एक खबर जो पिछले 2 दिनों से गुपचुप तरीके से फैल रही थी वो अब खुलकर सामने आने लगी, और वो खबर ये थी कि 1 जून 2001 की रात नारायणहिटी दरबार में जो गोलीबारी हुई वो किसी और ने नहीं बल्कि युवराज दीपेंद्र ने ही की थी। इस खबर के आने के बाद नेपाल के लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वो लोग इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे और सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर उस रात महल में हुआ क्या था। लोगों की मांग देखते हुए राजा ज्ञानेंद्र ने 2 लोगों की एक जांच कमेटी बनाई। उन 2 लोगों में से एक नेपाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस केशव प्रसाद उपाध्याय थे
और एक थे नेपाल संसद के स्पीकर तारानाथ रणभत। इसके अलावा इस जांच में दुनिया की जानी मानी पुलिस डिपार्टमेंट स्कॉटलैंड यार्ड को भी शामिल किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। अभी उधर ये जांच चल ही रही थी कि इधर हालात बिगड़ने शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह दंगे होने लगे और सभी लोग नए राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। नेपाल के कई लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि राजा ज्ञानेंद्र उनके और नेपाल के नए राजा बने, क्योंकि उनकी छवि नेपाल के लोगों के बीच अच्छी नहीं थी, और खासकर उनके बेटे युवराज पारस वीर विक्रम शाह की, जो कि अब नेपाल के नए क्राउन प्रिंस थे। पूरे नेपाल में युवराज पारस को एक बिगड़ा हुआ और एक अय्याश रईस ज्यादा माना जाता था। इसके अलावा युवराज पारस के ऊपर 2 अपराध के इल्जाम भी लग चुके थे। एक बार उन्होंने शराब पीकर नशे में नेपाल के एक मशहूर सिंगर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, और एक बार उन्होंने हाथापाई के दौरान काठमांडू के एक नाइट क्लब के बाउंसर के ऊपर गोली चला दी थी। पर इन दोनों ही केस में उनसे कभी कोई सवाल नहीं पूछा गया और न ही उन पर कोई कार्यवाही की गई। नेपाल के लोगों को पता था कि अगर राजा ज्ञानेंद्र उनके नए राजा बने रहे तो उस हिसाब से युवराज पारस उनके बाद अगले राजा बनेंगे, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और इसी वजह से नेपाल के कई लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन अगले कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, जिसे रोकने के लिए नेपाल की प्रशासन ने बल प्रयोग भी किया और मिलिट्री का सहारा भी लिया। उधर इसी बीच लगभग 1 हफ्ते की छानबीन और करीब 100 से भी ज्यादा गवाह, जिनमें कि उस घटना में जिंदा बचे लोग, नारायण हिटी महल के स्टाफ और सुरक्षाकर्मी शामिल थे, उनकी गवाही के बाद एक ऑफिशियल रिपोर्ट तैयार की गई। और उस रिपोर्ट में उस रात की जो पूरी कहानी सामने आई, वो कहानी शुरू होती है एक परंपरा से। दरअसल नेपाल शाही परिवार में एक परंपरा थी कि वो हर महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार, यानी कि महीने में 2 बार एक डिनर पार्टी करते थे, जिसमें राजा वीरेंद्र के परिवार के अलावा सभी शाही मेहमान शामिल होते थे। वो मेहमान या तो राजा या रानी के रिश्तेदार होते थे या फिर रिश्तेदारों के रिश्तेदार। 1 जून 2001 को महीने की पहली तारीख भी थी और शुक्रवार भी था। और इस पार्टी का जो पैटर्न था वो ये था कि किसी शुक्रवार ये पार्टी राजा देते थे तो किसी शुक्रवार रानी या फिर कोई और शाही सदस्य। इस बार यानी शुक्रवार 1 जून 2001 को जो पार्टी होनी थी, उस पार्टी की जिम्मेदारी क्राउन प्रिंस दीपेंद्र की थी। इस पार्टी की तैयारी उन्होंने कई दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। जिस दिन ये पार्टी होनी थी उससे 2 दिन पहले बाकायदा उन्होंने सभी मेहमानों से खुद फोन करके पूछा था कि इस शुक्रवार जो पार्टी होगी उसमें कौन कौन आ रहा है। शुक्रवार 1 जून 2001 को युवराज दीपेंद्र शाम करीब 6:45 पर सबसे पहले नारायण हिटी दरबार के त्रिभुवन सदन में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो बिलियर्ड्स रूम में जाते हैं, क्योंकि पार्टी के सारे इंतजाम उसी रूम में किए गए थे। उसके बाद वो बिलियर्ड्स के कुछ शॉट्स खेलते हैं। इसी बीच राजा वीरेंद्र के बहनोई राजकुमार महेश्वर कुमार सिंह त्रिभुवन सदन में पहुंचते हैं, और वो वहां पहुंचने वाले सबसे पहले मेहमान थे। जब राजकुमार महेश्वर वहां पहुंचे तो युवराज दीपेंद्र ने उनका स्वागत किया और बिलियर्ड्स छोड़ उनके लिए स्कॉच का एक पैक बनाया। थोड़ी देर बाद रानी ऐश्वर्या और राजा वीरेंद्र की तीनों बहनें राजकुमारी शांति, शारदा और शोभा भी वहां पहुंच गए। शाम करीब 7:40 पर दीपेंद्र के चचेरे भाई राजकुमार पारस अपनी मां राजकुमारी कोमल, बहन प्रेरणा और पत्नी हिमानी के साथ महल में पहुंचे। राजकुमार ज्ञानेंद्र यानी राजा वीरेंद्र के छोटे भाई उस पार्टी में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि वो किसी काम से पोखरा गए हुए थे। इसके बाद एक एक कर लगभग सभी लोग पार्टी में पहुंच चुके थे, मगर राजा वीरेंद्र अब तक पार्टी में नहीं पहुंचे थे, क्योंकि वो उस दिन अपने ऑफिस में एक पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे थे। इसी बीच राजमाता और राजा वीरेंद्र की मां रानी रत्ना राज्य लक्ष्मी देवी शाह भी त्रिभुवन सदन पहुंचती है, और जिस बिलियर्ड्स रूम में पार्टी चल रही थी उसके बगल वाले कमरे में जाकर बैठ जाती है। इधर बिलियर्ड्स रूम में सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। युवराज दीपेंद्र उस वक्त अपनी बहन राजकुमारी श्रुति के पति कुमार गोरख के साथ बिलियर्ड्स खेल रहे थे, और उस रात युवराज दीपेंद्र शाम से ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत नशे में लग रहे थे। उसके बाद वो बीच में ही खेल रोकते हैं और रात करीब 8:20 पर वॉकी टॉकी पर बात करके अपने लिए गांजा और हशीश से भरी हुई सिगरेट्स मंगाते हैं, जो कि कुछ मिनटों बाद उन्हें मिल भी जाती है। फिर वो बिलियर्ड्स रूम में ही बैठकर सिगरेट जलाते हैं और सबके सामने पीने लगते हैं। गांजे के जॉइंट पीने के बाद वो एक बार फिर उठते हैं और बिलियर्ड्स खेलने लगते हैं। मगर उसके बाद होता ये है कि युवराज दीपेंद्र अचानक से लड़खड़ाने लगते हैं। वो कभी सोफे पर गिर रहे थे तो कभी लोगों के ऊपर। उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ होश ही नहीं है।
और ऐसा नहीं है कि उस दिन उन्होंने पहली बार गांजा या हशीश लिया हो, बल्कि इससे पहले भी अक्सर कई बार वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे और गांजा भी फूका करते थे। मगर उस रात ये पहली बार हुआ था जब वो अपने होश खो रहे थे। इसलिए फैमिली के कुछ लोग युवराज दीपेंद्र को कंधे का सहारा देकर उनके बेडरूम तक छोड़कर आते हैं ताकि वो थोड़ा आराम कर सके और नॉर्मल हो जाए। इतने में राजा बीरेंद्र भी इंटरव्यू खत्म करके अपने एडीसी के साथ रात करीब 8:30 बजे त्रिभुवन सदन में पहुंचते हैं और वो उस पार्टी में पहुंचने वाले सबसे आखिरी सदस्य थे। राजा के एडीसी उन्हें दरवाजे तक छोड़कर वापस चले जाते हैं क्योंकि ये शाही लोगों की निजी पार्टी थी। अंदर पहुंचकर राजा बीरेंद्र सबसे पहले दूसरे रूम में बैठी अपनी मां से मिलते हैं और थोड़ी देर बाद रात करीब 8:45 पर वो भी बिलियर्ड्स रूम में पहुंच जाते हैं और बाकी के मेहमानों से बातचीत करने लगते हैं। उधर जब युवराज दीपेंद्र को उनके कमरे में आराम करने के लिए छोड़कर आया गया था तो वो उसके थोड़ी देर बाद ही उठकर बाथरूम में जाते हैं और उल्टियाँ करते हैं। उसके बाद वो वापस अपने बेडरूम में आकर रात करीब 8:39 पर अपने मोबाइल से एक कॉल करते हैं और ये कॉल उस रात की उनकी आखिरी कॉल थी। इस कॉल के बाद सबसे पहले तो जो कपड़े उन्होंने पहने थे उसे उतारकर आर्मी वाले कपड़े पहनते हैं। फिर वो अपने कमरे में रखी बंदूकों की तरफ जाते हैं। दरअसल युवराज दीपेंद्र को बंदूकों से बहुत प्यार था और वो हमेशा बस बंदूकों की ही बातें करते थे। बंदूकों से उनका लगाव बचपन में ही शुरू हो गया था जब उन्हें उनके 8वें जन्मदिन पर पहली बंदूक तोहफे में दी गई थी। तभी से उन्हें नई नई बंदूकें चलाने और उन्हें इकट्ठा करने का शौक लग गया और इसलिए वो अपने कमरे में भी बंदूकों को सजा कर रखते थे। खैर, ये तो हो गई पुरानी बातें। मैं आपको बता रहा था कि आर्मी की ड्रेस पहनने के बाद वो अपने कमरे में रखी बंदूकों की तरफ जाते हैं और वहां से एक कोल्ट M16 ऑटोमेटिक राइफल, एक ऑटोमेटिक MP5 के सब मशीन गन, एक SPAS-12 शॉटगन और एक 9mm की पिस्तौल लेकर वहां से चल देते हैं। इधर बिलियर्ड्स रूम में सभी इत्मीनान से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। राजा बीरेंद्र भी अपने हाथ में कोक का एक ग्लास लिए मेहमानों से गुफ्तगू कर रहे थे। रात लगभग 8:50 पर युवराज दीपेंद्र भी अचानक से बिलियर्ड्स रूम में दाखिल होते हैं। वहां मौजूद सभी मेहमान उन्हें देखकर पहले तो चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक तो आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके अलावा अपने दोनों हाथों में ऑटोमेटिक गन पकड़ रखी थी। मगर फिर उन्हें लगता है कि शायद वो अपने पिता यानी राजा बीरेंद्र को अपनी बंदूक दिखाने आए हैं। उसके बाद युवराज दीपेंद्र राजा बीरेंद्र की तरफ बढ़ने लगे। राजा बीरेंद्र को भी यही लगा कि शायद वो अपनी बंदूकें दिखाने आए हैं, इसलिए राजा बीरेंद्र भी अपना एक कदम युवराज की तरफ बढ़ाते हैं। इतने में युवराज दीपेंद्र अपनी एक बंदूक का मुंह राजा बीरेंद्र की तरफ करते हैं और ट्रिगर दबा देते हैं। पहले तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया, उन्हें लगा कि शायद गलती से उनसे बंदूक चल गई। मगर इसके कुछ पल बाद ही लोगों ने देखा कि राजा बीरेंद्र धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। उनके हाथ में जो कोक का गिलास था वो भी नीचे गिर गया और जब राजा के पास खड़े लोगों ने ध्यान से देखा तो पता चला कि राजा बीरेंद्र के कंधे से खून निकल रहा है क्योंकि उनकी गर्दन में गोली लगी थी। नेपाल नरेश को लहूलुहान जमीन पर गिरा देख पहले तो चीख पुकार मच गई, मगर फिर अगले ही पल सभी लोग एकदम जम से गए कि आखिर ये हुआ क्या। इसके बाद युवराज दीपेंद्र ने जिस बंदूक से गोली चलाई थी उसे वहीं गिरा दिया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद लोगों ने राजा बीरेंद्र को संभाला और पार्टी में मौजूद डॉक्टर राजीव शाही ने अपना कोट उतारकर राजा की गर्दन पर लगा दिया ताकि खून का बहना रुक सके। ये सब देखने के बाद राजा बीरेंद्र नेपाली में 2 शब्द बोले, के गरे को, यानी ये क्या कर दिया, और ये शब्द उनके आखिरी शब्द थे। इसी बीच युवराज दीपेंद्र दोबारा कमरे में दाखिल हुए और इस बार भी उनके दोनों हाथों में बंदूकें थी। वो फिर से राजा बीरेंद्र की तरफ बढ़ने लगे, मगर बीच में उनके चाचा और राजा बीरेंद्र के सबसे छोटे भाई राजकुमार धीरेंद्र ने उन्हें रोका और कहा कि बस बहुत हुआ, अपनी ये बंदूक मुझे दे दो। पर युवराज दीपेंद्र ने बिना कुछ बोले पॉइंट ब्लैंक रेंज से यानी उनके शरीर से अपनी बंदूक लगाकर ट्रिगर दबा दिया, जिसकी वजह से राजकुमार धीरेंद्र दूर जाकर गिरे। इसके बाद तो जैसे उनके ऊपर खून सवार हो गया और वो सभी के ऊपर गोलियां बरसाने लगे। उस रात युवराज दीपेंद्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जो भी उन्हें दिख रहा था वो उसी के ऊपर गोलियां चला रहे थे। यहाँ तक कि राजा बीरेंद्र को एक बार पहले गोली मारने के बावजूद उन्होंने उनके ऊपर फिर से गोली चलाई। करीब 2 से 3 मिनट गोली चलाने और 11 लोगों को लहूलुहान करने के बाद वो बाहर गार्डन की तरफ चले गए। युवराज दीपेंद्र के बाहर जाने के बाद रानी ऐश्वर्या और राजकुमार ने राजन भी उनके पीछे पीछे जाते हैं
बाहर जब युवराज दीपेंद्र अपने कमरे की तरफ जा रहे थे तो उनकी मां ने उन्हें रोकना चाहा, मगर उन्होंने अपनी बंदूक का मुंह उन्हीं की तरफ कर दिया, जिसे देख राजकुमार निराजन बीच में आ गए और उन्हें रोकने की कोशिश की। पर युवराज दीपेंद्र ने पहले अपने भाई राजकुमार निराजन को गोली मारी और उसके बाद उन्होंने अपनी मां रानी ऐश्वर्या पर भी गोली चला दी। इतना सब कुछ होने के बाद वो वहां से थोड़ी दूर वहीं महल में एक पुल पर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, और फिर अंत में उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और उस रात के हत्याकांड की आखिरी 2 गोली चली, जिनमें से एक गोली उनके सर में लगी। इसी बीच महल के सारे सुरक्षाकर्मी और बॉडीगार्ड्स भी वहां पहुंच चुके थे, और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपको पता ही है। 1 हफ्ते तक चली इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में शुक्रवार 1 जून 2001 की रात नारायण हिटी दरबार में जो कुछ भी हुआ वो तो पता चल गया, मगर अब भी एक चीज मिसिंग थी, और वो था मोटिव यानी मकसद, कि आखिर युवराज दीपेंद्र ने क्यों उस रात अपने ही परिवार के लोगों की जान ली और फिर अंत में खुद भी मर गए। तो इसके जवाब में इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी की कहानी शुरू होती है इस घटना से करीब 6 साल पहले, यानी साल 1995 से। साल 1995 में युवराज दीपेंद्र जब इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे तो वहां उनकी मुलाकात देवयानी राणा नाम की एक लड़की से होती है। देवयानी राणा जो थी वो भी कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि उनकी मां भारत के ग्वालियर राजघराने से ताल्लुक रखती थी। तो जब इंग्लैंड में ये दोनों एक दूसरे से मिले तो दोनों में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा और दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार का परवान वक्त के साथ ऐसे चढ़ा कि अब वो दोनों एक दूसरे के बिना रहने का सोच भी नहीं सकते थे, और फिर दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। उसके बाद जब युवराज दीपेंद्र वापस नेपाल लौटे और उन्होंने अपने परिवार को देवयानी राणा के बारे में बताया और उनसे शादी करने की इच्छा जाहिर की, तो उनकी मां रानी ऐश्वर्या और उनकी दादी ने इस शादी के लिए साफ मना कर दिया। और उनके मना करने के पीछे एक और कहानी थी, और वो कहानी थी उनकी पुरानी खानदानी दुश्मनी की। और उस कहानी को जानने के लिए हमें वक्त में और पीछे जाना होगा। दोनों घरानों की दुश्मनी की जो कहानी है वो शुरू होती है साल 1846 से। दरअसल साल 1846 में जंग बहादुर राणा, जो कि उस वक्त नेपाल साम्राज्य में एक मामूली से काजी थे, उन्होंने बाद में अपने भाई की मदद से 14 सितंबर 1846 को नेपाल के महल में लगभग 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जंग बहादुर राणा ने उस वक्त के नेपाल नरेश राजा राजेंद्र विक्रम शाह को हाउस अरेस्ट कर अपने आप को नेपाल का परमानेंट प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था, और यहीं से नेपाल के ऊपर राणा वंश का शासन शुरू हुआ, और ये शासन अगले 104 सालों तक चला। इन 104 सालों में कहने को तो नेपाल की गद्दी पर शाह बैठे थे, मगर उन्हें कंट्रोल राणा कर रहे थे। बाद में साल 1951 में नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने भारत की मदद से नेपाल में दोबारा अपनी सत्ता कायम की, और राणा वंश को नेपाल राजशाही के प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। मगर जो दुश्मनी पिछले 104 सालों तक चली उसकी याद अब भी सबके जहन में थी, और जो देवयानी राणा थी वो इसी राणा वंश की थी। इसलिए रानी ऐश्वर्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके घर में राणा परिवार की बहू आए। रानी ऐश्वर्या ये भी जानती थी कि युवराज दीपेंद्र नेपाल के क्राउन प्रिंस है और आगे चलकर नेपाल के राजा बनेंगे, और अगर उनकी शादी देवयानी राणा से हुई तो वो उनकी पत्नी होने के नाते नेपाल की रानी बन जाएंगी, और इसलिए भी वो इस शादी के खिलाफ थी। वो चाहती थी कि युवराज दीपेंद्र की शादी उनकी पसंद के हिसाब से हो, जो आगे चलकर नेपाल को एक बेहतर भविष्य दे। मगर युवराज दीपेंद्र इतना मना करने के बावजूद भी अड़े हुए थे कि अगर वो शादी करेंगे तो देवयानी राणा से ही। इसके बाद वो चोरी छुपे घर से बाहर देवयानी राणा से मिलने लगे, लिमिट से ज़्यादा शराब पीने लगे और गांजा और हशीश जैसे ड्रग्स भी लेने लगे, जिसकी वजह से हुआ ये कि उनको दिए जाने वाले पैसों में कटौती कर दी गई और उनके ऊपर कई पाबंदियां भी लगाई जाने लगी। युवराज दीपेंद्र जो थे वो बचपन से ही एक क्राउन प्रिंस की तरह जिए थे। उन्हें कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई और ना ही उन्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना किया गया। मगर अब जब उनके ऊपर कई पाबंदियां लगाई जाने लगी तो उन्हें ये खटक गया और इन सब चीज़ों ने उनके अंदर गुस्सा भर दिया। इसी बीच 1 जून 2001 की तारीख आती है और गुस्से में वो अपने ही परिवार के लोगों की जान ले लेते हैं। कॉल रिकॉर्ड में भी ये बात सामने आई कि 1 जून 2001 की रात नशे में धुत होने के बाद जब वो अपने बेडरूम में थे तो जो आखिरी कॉल उन्होंने अपने मोबाइल से की थी वो कॉल देवयानी राणा को ही की थी और उन्हें गुड नाइट बोलकर कहा था कि वो अब उनसे कल मिलेंगे। मगर उस रात के बाद उनकी अगली सुबह कभी हुई ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस बारे में देवयानी राणा से भी बात करने की कोशिश की, मगर 2 जून 2001 को
जब देवयानी राणा को इस हत्याकांड की खबर मिली तो वो उसी दिन नेपाल छोड़कर भारत आ गई थी और फिर उसके बाद कभी वापस नेपाल नहीं लौटी। इन्वेस्टिगेशन टीम की जब इस रिपोर्ट और उनकी थ्योरी को नेपाल के लोगों को बताई गई तो किसी ने भी उनकी इस बात पर यकीन नहीं किया और उनके यकीन ना करने के पीछे कई वजह थी। उनके हिसाब से युवराज दीपेंद्र बहुत ही समझदार इंसान थे और अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। एक लड़की के चक्कर में वो कभी अपने परिवार की जान नहीं ले सकते थे। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई उसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब कभी नहीं मिले। जैसे कि अगर युवराज दीपेंद्र को देवयानी राणा से शादी करनी थी तो उन्होंने अपने आप को गोली क्यों मारी। दूसरी की उस रात सबसे आखिरी में युवराज दीपेंद्र की पिस्तौल से 2 गोली चली थी मगर उन्हें लगी सिर्फ एक ही गोली थी और कोई भी इंसान अपने आप पर 2 बार गोली नहीं चला सकता। तीसरा कि युवराज दीपेंद्र का मरने के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। चौथा कि युवराज दीपेंद्र राइट हैंडेड थे, मतलब कि वो हर काम अपने सीधे हाथ से करते थे। बावजूद इसके उन्होंने उस रात खुद को उल्टे हाथ से गोली मारी क्योंकि जो गोली उन्हें लगी वो गोली उनके सर में उल्टी तरफ से घुसकर सीधी तरफ से निकली थी। पांचवा कि इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ 1 हफ्ते के जांच के बाद ही खत्म कर दिया गया और इस जांच में स्कॉटलैंड यार्ड जैसी पुलिस डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी किसी भी चीज की फॉरेंसिक जांच नहीं की गई। छठा कि सभी सुरक्षाकर्मी, एडीसी और गार्ड्स को बिलियर्ड्स रूम में पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा। बेशक प्राइवेट पार्टी होने की वजह से वो उस रूम में नहीं थे मगर थे तो वो महल के अंदर ही। और सातवां कि जो उनकी शादी के सबसे ज़्यादा खिलाफ थी वो थी उनकी माँ रानी ऐश्वर्या। उसके बावजूद उन्होंने सबसे लास्ट में रानी ऐश्वर्या को ही गोली मारी। इसके बाद तब से लेकर अब तक उस रात जो कुछ भी हुआ वो आखिर क्यों हुआ, किसने किया, उसको लेकर देवयानी राणा वाली थ्योरी के अलावा 3 थ्योरी और आई। पहली थ्योरी ये आई कि 1 जून 2001 की रात नारायण हीटी महल में जो कत्लेआम हुआ वो किया तो युवराज दीपेंद्र ने ही था मगर उसके पीछे मकसद देवयानी राणा या उनकी शादी नहीं थी बल्कि वो था उनके अपने पिता यानी राजा बीरेंद्र को लेकर गुस्सा और उनके राजनीतिक फैसले, जिसकी शुरुआत होती है साल 1990 से। दरअसल साल 1990 में जब युवराज दीपेंद्र इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त इधर नेपाल में जनता सड़कों पर उतर आई और प्रदर्शन करने लगी। उनकी मांग थी कि नेपाल में भी राजशाही खत्म करके लोकतंत्र लागू किया जाए। राजा बीरेंद्र बहुत ही शांतिप्रिय और समझदार इंसान थे, इसलिए उन्होंने पब्लिक की मांग सुनी और नेपाल में राजशाही को खत्म कर संवैधानिक राजशाही को लागू कर दिया और दूसरी पार्टियों को भी चुनाव लड़ने और लोगों को उनके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री चुनने का हक दिया। हालांकि उसके बाद भी नेपाल के राजा के पास बहुत सारी ताकत मौजूद थी। उनके इस फैसले से देश में तो शांति हो गई मगर उनके परिवार में विद्रोह शुरू हो गया। कहते हैं कि शाही परिवार में सिर्फ राजा बीरेंद्र ही ऐसे थे जो लोकतंत्र को समर्थन करते थे और जब इस बारे में युवराज दीपेंद्र को पता चला कि राजा बीरेंद्र ने बहुत सारी ताकत नेपाल की जनता को सौंप दी है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था। फिर साल 2000 आते आते नेपाल के कई इलाकों में माओवादी संगठन अपना पैर जमा चुके थे। माओवादी नेपाल में विद्रोह कर रहे थे और उस वक्त की सरकार ये चाहती थी कि राजा बीरेंद्र माओवादियों को रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल करे मगर बावजूद इसके राजा बीरेंद्र ने उन्हें रोकने के लिए कोई सेना नहीं भेजी। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि नेपाल की सेना नेपाल के अपने ही लोगों पर गोली चलाए और वो इस मसले को बातचीत करके सुलझाना चाहते थे। पर वहीं दूसरी तरफ युवराज दीपेंद्र के हिसाब से माओवादियों को रोकने के लिए तुरंत सेना भेजकर उनका खात्मा करना चाहिए था और इन्हीं सब नर्म फैसलों और नेपाल की जनता को बहुत सारी ताकत देना उन्हें खटक गया। वो नेपाल में पूरी तरह राजशाही चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बीरेंद्र को खत्म कर खुद राजा बनना चाहा। मगर इस थ्योरी में भी एक सवाल अब भी वही था कि अगर वो राजा बनना चाहते थे तो फिर उन्होंने अंत में खुद की जान क्यों ली। दूसरी थ्योरी ये आई कि 1 जून 2001 की रात जिसने लोगों पर गोलियां बरसाई वो युवराज दीपेंद्र नहीं बल्कि उनके भेष में कोई और था और इस हत्याकांड को भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसी रॉ और CIA ने अंजाम दिया था। हालांकि इस बात का कभी कोई सबूत नहीं मिला। अब तीसरी और सबसे आखिरी थ्योरी जो आई वो ये थी कि सत्ता हथियाने के लिए इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग राजा बीरेंद्र के छोटे भाई यानी राजकुमार ज्ञानेंद्र और उनके बेटे राजकुमार पारस ने की थी। ये थ्योरी इसलिए आई क्योंकि उस रात हत्याकांड में राजा बीरेंद्र का तो पूरा परिवार खत्म हो गया मगर वहीं हैरत अंगेज तरीके से उनके छोटे भाई राजकुमार ज्ञानेंद्र के परिवार का एक भी सदस्य नहीं मरा। सिर्फ राजकुमारी कोमल यानी राजकुमार ज्ञानेंद्र की पत्नी को एक गोली लगी थी जो कि बाद में जिंदा बच गई। इसके अलावा राजकुमार ज्ञानेंद्र उस पार्टी में मौजूद भी नहीं थे और किसी काम से पोखरा गए हुए थे,
जबकि राजा वीरेंद्र के सगे भाई होने के नाते वो शाही परिवार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान थे। और इस हत्याकांड से जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो भी राजकुमार ज्ञानेंद्र का ही हुआ, क्योंकि बाद में वो खुद नेपाल के नए राजा बने। हालांकि राजा ज्ञानेंद्र और युवराज पारस ने इस हत्याकांड में उनका कोई भी हाथ होने से साफ मना कर दिया और उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिले। ये तो हो गई सारी थ्योरी, मगर इन थ्योरी के अलावा एक और कहानी जो नेपाल में मशहूर है, वो कहानी जुड़ी है एक सदियों पुराने श्राप से। कहते हैं कि शुक्रवार 1 जून 2001 की रात नारायण हिटी महल में जो कुछ भी हुआ वो शायद पहले से ही तय था, और अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद वो श्राप झूठा हो जाता। इस श्राप की कहानी सदियों पुरानी है और कुछ इस तरह है कि एक बार राजा पृथ्वी नारायण शाह, जो कि शाह वंश के पहले राजा थे, वो एक बार जब जंगल की तरफ गए तो उन्हें वहां एक साधु मिले। साधु को देखकर उन्होंने सबसे पहले तो उन्हें प्रणाम किया और फिर उनकी खातिरदारी में उन्हें खाने के लिए एक कटोरी दही भेंट की। उस साधु ने दही ली, उसे थोड़ा सा खाया और फिर वो झूठी दही राजा को वापस दे दी और कहा कि अब तुम भी इस दही को खाओ। मगर राजा पृथ्वी नारायण शाह ने दही झूठी होने की वजह से उसे नहीं खाया और नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से सारी दही राजा के पैरों पर गिर गई। ये देखकर उस साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने राजा से कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है। और फिर राजा पृथ्वी नारायण शाह को एक श्राप दिया कि शाह वंश नेपाल पर सिर्फ अगली 10 पीढ़ी तक ही राज करेगी और शाह वंश का 11वां राजा नेपाल का आखिरी राजा होगा। और ऐसा हुआ भी। राजा वीरेंद्र जो थे वो शाह वंश के 10वें शासक थे। उनके बाद नेपाल के 11वें शासक राजा ज्ञानेंद्र बने। मगर राजा ज्ञानेंद्र को नेपाल की जनता उतनी पसंद नहीं करती थी। ऊपर से उनके बेटे युवराज पारस की छवि खराब थी और फिर दरबार हत्याकांड से उनका नाम भी जोड़ा गया। इसके अलावा राजा ज्ञानेंद्र ने साल 2005 में नेपाल की संसद को खत्म कर सारी ताकत अपने हाथ में ले ली थी। वो चाहते थे कि नेपाल में फिर से पूरी तरह से राजशाही हो, मगर उनका यह दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि उनके विरोध में लोग फिर से सड़कों पर उतर आए और फिर उन्हें दबाव में आकर 1 साल बाद ही 2006 में संसद को फिर से वापस खड़ा करना पड़ा। इसके कुछ वक्त बाद नेपाल संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर नेपाल के राजा की सारी ताकत छीन ली और साल 2008 में नेपाल में राजशाही पूरी तरह से खत्म हो गई और नेपाल को पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। इसलिए ही लोगों का इस बरसों पुराने श्राप पर विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि उस रात अगर ये दरबार हत्याकांड नहीं हुआ होता तो शायद आज भी नेपाल में राजा वीरेंद्र या फिर उनके बेटे युवराज दीपेंद्र ही शासन कर रहे होते, क्योंकि नेपाल की जनता इन दोनों से ही बहुत प्यार करती थी। तो कुल मिलाकर आज 2022 में दरबार हत्याकांड को हुए 2 दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मगर आज भी लोगों को ये नहीं पता कि आखिर 1 जून 2001 की रात नारायण हिटी महल के अंदर जो कुछ भी हुआ वो किसने किया और क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकारी रिपोर्ट और उस घटना के चश्मदीदों की माने तो ये सब युवराज दीपेंद्र ने ही किया था, मगर ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या था वो आज भी एक बहस का मुद्दा है। मुझे पता है कि मेरी वीडियो नेपाल में भी बहुत सारे लोग देखते हैं और ये कहानी नेपाल के लोगों की भावनाओं से भी जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैंने इस कहानी के साथ इंसाफ किया होगा। तो ये थी कहानी नेपाल के शाही परिवार हत्याकांड की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी।